हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मोदी रोजगार दो। सही मायनों में जहां सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं भी आप जाके देखो, ये जो ट्रेंडिंग हुआ था या हो रहा है, ये बिल्कुल लोडेड है। चाहे आप मन की बात पे यूट्यूब को देखें, उसमें कमेंट्स देखें, लाइक डिसलाइक देखें, तो डेफिनेटली इस टाइम ये क्राइसिस है और युवा इसका जवाब मांग रहा है और जवाब का वो हकदार, उसको हक भी है। और ये समस्या है और आंख बंद करने से साथियों अंधेरा होता है, रात नहीं होती। मुझसे किसी ने, काफ़ी लोगों ने बोला इस पर आप नहीं बोल रहे, तो कोई मिस सुनीता कुमारी हैं, उनके ट्वीट, उनके यूट्यूब पे कमेंट को मैंने पिन किया था और मैंने उसमें लिखा था ओके। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा ओके, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। एंड 7 दिन में जितना भी टाइम मिला, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करूँ जो सिर्फ ये पॉलिटिकल बैशिंग और मीम बनने और मोदी का मजाक उड़ना और 2014 के स्पीचेस दिखाना, इनसे थोड़ा अलग हटके हो, भले ऊपर हटके ना हो। और ये पूरा जो मैंने प्रिपेयर किया है, इसमें मैं आपको मोदी जी की मजबूरी भी बताऊंगा और मोदी जी की गलती भी बताऊंगा। और मैं उनमें से नहीं हूं जो 2014 के उनके भाषण को दिखाऊं कि देखो मोदी जी ये बोल रहे थे। वो एक पॉलिटिक्स है एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। आदमी बढ़ चढ़ के बातें करता है, वादे करता है, जुमलेबाजी होती है, वो धरातल पर उतनी ऐसी नहीं बैठ पाती जैसी उम्मीद करी गई होती है। मेरे हिसाब से 3 रीजंस हैं, जिसमें 2 में मोदी जी मजबूर हैं और 1 में मोदी जी की गलती है। तीनों बताता हूं, शुरुआत करता हूं जहां से वो मजबूर हैं। प्राइम रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज, कभी कभी ना कभी घड़ा भरना था पापों का, पाप तो नहीं कह सकते, आबादी का। नंबर 1 रीजन, आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है और बढ़ रही है, और लगभग 40 साल से इस समस्या को किसी ने समस्या मानकर, किसी भी गवर्नमेंट ने इस पे वर्क नहीं किया है। 40 साल से, जिसमें पिछले 7 साल की लगभग मोदी जी की भी गवर्नमेंट शामिल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इस चीज को निग्लेक्ट किया गया टू क्रिमिनल लेवल्स। दिस इज क्रिमिनल। जो हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस फुटफॉल को नहीं ले पाता, हमारी एनवायरनमेंट नहीं ले पाता, हमारे जो संसाधन हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दिस इज द प्राइम रीजन। जिस चपरासी की जॉब के लिए साथियों 10th और 12th मांगा जाता था, उन जॉब्स के लिए अब BA भी एक बड़ा छोटा एजुकेशन हो गया, MA, MSc, इवन PhDs हैव अप्लाइड फॉर जॉब्स ऑफ क्लास 4 इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और अफसोस है कि इस चीज पर अंकुश नहीं लग रहा है। तुम जो कर लो, जो विकास कर लो, जो स्कीम ले आओ, बढ़ती आबादी सबको नाली में बहा देगी। हम कभी भी डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन इस आबादी के चलते नहीं बन पाएंगे कभी भी। वी आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। सो वंस यू ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आपका ट्रैक सही है और आपको मंजिल तक पहुंचना है, तो आप धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे। पैंडेमिक के टाइम पर मजदूरों ने भी ये दिखाया था, 800 किलोमीटर चल के अपने गांव पहुंच गए थे, क्योंकि वो ट्रैक सही था। अगर आपने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया है, तो ये देश कभी भी डेवलप नेशन नहीं हो पाएगा। और डेवलप नेशन होने के लिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट दर मुश्किल से 1, 2, 3, 4% होनी चाहिए, और उन 1, 2, 3, 4% को भी गवर्नमेंट एड करती है। तो फर्स्ट रीजन इज आबादी। और मैं आपसे, अफसोस की बात है कि 40 साल में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी जी, किसी ने इस पर अंकुश नहीं लगाया। एक दिन एकदम से एक लॉ लेके आ जाएंगे, उससे हड़कंप मचेगा, वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। ये एक वेलफेयर पॉलिसी है, आबादी को एकदम से लॉ से नहीं रोका जा सकता है। अगर मैं सोच रहा हूं 2-3 दिन बाद इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ इस आबादी के फैक्टर से हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये नहीं कि एकदम से एक लॉ ले आए और फिर उसमें अमेंडमेंट हो, फिर उसमें विरोध हो, नहीं, सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और आज अगर हम आबादी पे वर्क करना शुरू करते हैं मार्च 2021 में, तो एक जनरेशन मार्च 2040 तक इसका रिजल्ट सामने आना शुरू होगा, जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जॉब्स पर, एनवायरनमेंट पर
पॉजिटिव असर दिखाना शुरू करेगा। इट विल टेक 20 ईयर्स। सो प्राइम रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना इज मेरे हिसाब से द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अब मुझे पता है इसके बाद एकदम से वो जो मुट्ठी भर राइट विंग में भी या बीजेपी के सपोर्टर में भी वो जो लोग हैं वो मुस्लिम 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 करना शुरू कर देंगे, और यही करके नुकसान होता है एक पॉलिसी का। पॉलिसी कम्युनलाइज हो जाती है, मुस्लिम्स डिफेंसिव हो जाते हैं, जो पार्टियां मुस्लिम वोट्स पे बैंक करती हैं वो उनके पक्ष में खड़े हो जाती हैं, सिविल सोसाइटी आ जाती है, ह्यूमन राइट आ जाते हैं। तो अगर आपको देश में आबादी रोकनी है तो यूनिवर्सल बात करिए कि 135 करोड़ बहुत है और इसको हमको अंकुश लगाना है। जहां आपने रिलीजियस लाइन पर इसको बांटना शुरू किया, बांटना है तो बांटो भाई, क्योंकि कुछ लोग हैं उनकी हर प्रॉब्लम की रीजन नरेंद्र मोदी है, कुछ लोग हैं उनकी हर प्रॉब्लम का जो रीजन है वो राहुल गांधी है, कुछ के लिए हर प्रॉब्लम हिंदुओं की वजह से है, ब्राह्मणों की वजह से। अभी मैंने एक हैशटैग देखा, क्या था, ब्राह्मणवाद जहर है। मैंने कहा यार क्या हो रहा है देश में। कुछ लोग हैं जिनके लिए हर समस्या का रीजन मुसलमान हैं, उन लोगों को मैं एड्रेस नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से वो दिमागी तौर पर बीमार हैं। तो पहला रीजन आबादी है। आबादी को लाइक अ टीम, लाइक अ नेशन हम लोगों को रोकना पड़ेगा। और मुझे अफसोस है और ताज्जुब भी है कि 7 साल में इसकी तरफ किसी ने पहले भी नहीं और मोदी जी ने भी तवज्जो नहीं दी, जो अब घड़ा अब बढ़ता जा रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, द फेलियर ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी इन इंडिया। हमारी एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, 60% लोग यहाँ पे रूरल इंडिया से बिलोंग करता था। उस 60 में लगभग हर आदमी कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा किसान था। पिछले 70-75 साल में जो हमारी एग्रेरियन सोसाइटी बैठी और हैंड टू माउथ हुई, उससे ये हुआ कि एग्रेरियन सोसाइटी जिसको भारत के एक हिस्से में सीमित रहना था और वहीं रह के उसका विकास होना था रूरल इंडिया में, और शहर गांव जाना था, ना कि गांव चल के बेचारा शहर आना था। ये एक दूसरा रीजन है कि एग्रेरियन सोसाइटी में लोगों ने अपने खेत कहीं बटाई पर दे दिए, कहीं पिताजी के साथ छोड़ दिए, वो लोग शहर आ गए, शहर की आबादियां बढ़ गईं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने लगा, शहर के रेंट्स बढ़ गए, शहर पर हाउसिंग बर्डन आ गया, शहर में गंदगी आ गई, शहर में इतने हमारे पास शौचालय नहीं थे, शहर का पॉल्यूशन बढ़ गया। एक आदमी था, उसके पास 2 बीघा ज़मीन थी, अब उसके 2 बेटे हो गए। अब उसको पता है कि मेरे बाद ये 2 बीघा ज़मीन 1-1 बीघा रह जाएगी। उसने कहा बेटा दोनों शहर चले जाओ, जो करना है करो, अनस्किल्ड, स्किल्ड, रिक्शा, दुकान, लेबर, वेटर, कुछ भी, मैं थोड़ा बहुत चला रहा हूँ, उगाई के टाइम पर आ जाया करो, आटा दाल चावल घर का हो जाएगा, जो वहाँ से ले आओगे घर आराम से चलता रहेगा। जब गांव का आदमी शहर आ गया, उसको तो पता था कि उसका एक घर भी है और दाल चावल आटा घर का हो रहा है, जितना भी खेतों, मान लो 2 बीघा पकड़ लेते हैं। उसने वही काम 3,000 रुपए में किया जो शहर का बच्चा को 5,000 में नौकरी मिलती, जिसके पिताजी के पास जमीन नहीं है। उसने शहर का आके जो एम्प्लॉयमेंट बैलेंस था वो आबादी के दम पर, जो एग्रेरियन सोसाइटी अर्बन सोसाइटी में घुसी, इस वजह से मजबूरी में घुसी, इस वजह से एक इस देश में अनएम्प्लॉयड लोगों की एक छड़ लग गई है, एक घड़ा भरता जा रहा है। एक किसान 2 रुपए की एक चीज बेचता था, हम लोगों को दोस्तों मिडिल क्लास को वो 10 रुपए की मिलती है। बीच का 8 रुपए खाने वालों ने हम मिडिल क्लास को भी लूटा, जो पिस रहे हैं, किसान को भी लूटा, और ये बीच में 8 रुपए 7 रुपए खाने वाले लोग ही इस देश के उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति, ब्लैक मार्केटियर्स, स्टॉकिस्ट बने, जिन्होंने हर पार्टी के विधायक को, सांसद को, बड़े लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को फाइनेंस किया, और किसी ने उनकी तरफ इस डिस्पैरिटी को आंख उठा के नहीं देखा या इस पर अंकुश नहीं लगाया। जिस किसान को एक चीज का 2 रुपया मिलता था दोस्तों,
उसको आप सोचिए अगर उसी चीज़ का 3.5 रुपया मिलता और 2 रुपए में मुश्किल वो अपनी रोटी चलाता था और अपने बच्चों को शहर भेज दिया, और शहर का जो एम्प्लॉयमेंट बैलेंस था वो बिगाड़ दिया। वो किसान रहता, वो युवा किसान रहता, कोई रूरल इंडिया में ही कोई अपने और छोटा मोटा काम करता, शहर के बच्चे शहर रहते, तो ये एम्प्लॉयमेंट बैलेंस बना रहता। अगर 2 रुपए की चीज़ उसको 3.5 रुपए में मिल जाती तो ये ऊपर का 1-1.5 रुपया उसकी बचत होती, जिसको वो दुख दर्द में इस्तेमाल करता, जिसको वो अपनी लड़की की शादी में इस्तेमाल करता, जिसको वो अपने किसी बच्चे को कोई और छोटा मोटा काम गांव के ही एरिया में कराने के लिए इस्तेमाल करता। अभी जो उसको सिर्फ 2 रुपए मिला, तो जब लड़की की शादी आई उसका एक खेत का हिस्सा बिक गया, जब उसकी अम्मा बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई उसका दूसरा हिस्सा बिक गया। उसके बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि शहर में आके वो फार्मर छोड़ के एम्प्लॉय बन जाते, भले कोई भी काम करते और शहर का एम्प्लॉयमेंट लेवल बिगाड़ते। वो एम्प्लॉयमेंट लेवल किसी भी लेवल का हो, कोई काम कोई नौकरी छोटी नहीं होती जो आपको 2 वक्त की रोटी और एक छोटी सी छत और 2 जोड़ी कपड़े दे रहा हो। आज की तारीख में देश में इसी चीज की समस्या हो रही है। तो ये जो 8 रुपए खाने वाले थे, इन पे अंकुश नहीं लगाया गया। कहीं ये 3.5 रुपए किसान को मिलता, 3.5 रुपए रीजनेबल प्रॉफिट में बिचौलिए रखते, हमको वो चीज 7 रुपए में मिलती, तो देश की मिडिल क्लास को भी एक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता और उधर किसान भी खुशहाल होता। और 2 रुपए में अपना खान पान चला के 1.5 रुपए से, ये 2 और 1.5 का फर्क नहीं है दोस्तों, ये फर्क है कि 100 रुपए की चीज का आपको किसान को 60 रुपए मिल रहा है। तो इस ऊपर के 40 रुपए से या इस ऊपर के 1.5 रुपए से वो अपनी बचत भी करता, अपने बच्चों को पढ़ाता भी, और उसी क्षेत्र में कोई नौकरी कराता और को पैसा जोड़ के थोड़ी और जमीन भी खरीदता। ये वो नहीं कर पाया। सारा बर्डन एम्प्लॉयमेंट पर शिफ्ट हो गया, जो बर्डन देश का एम्प्लॉयमेंट एंड फार्मर्स में बंटना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन, जहां पर हमारे देश की दोस्तों आबादी इतनी बढ़ी हुई है और बढ़ रही है, हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए लेबर इंटेंसिव वर्क, इस देश की इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव जॉब्स पर एंड एम्प्लॉयमेंट पर चलनी चाहिए। ऑटोमेशन अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेबर इंटेंसिव इस कंट्री को होना पड़ेगा। दिस कंट्री कैनॉट अफोर्ड टू बी फुली ऑटोमेटेड। अगर हमको फुली ऑटोमेटेड होना है तो हम ऑटोमेशन करके चीज बना के भले हम बाहर भेजें, लेकिन आवर कंट्री अफोर्ड्स टू बी अ सेमी ऑटोमेटेड कंपनी, नॉट ए फुली ऑटोमेटेड कंपनी। यहां क्या गलती हुई? यहां पर जो लेबर इंटेंसिव जॉब्स थी उसमें नंबर 1 मानी जाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम लोग सोचते हैं बालू, मोरंग, ईटा। में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अभी नहीं, 27 बिजनेसेस जो लेबर सेंट्रिक हैं वो कंस्ट्रक्शन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बालू, मोरंग, ईटा, लकड़ी, पेंट, टाइल, मार्बल, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेटरी, फलाना, टैप्स, पाइप्स, कितनी चीजें इससे कनेक्टेड हैं। 27 की एक लिस्ट मैंने पढ़ी थी। शुरू के जो मैंने 2 रीजन बताए वो उनको हम मोदी जी की मजबूरी मान सकते हैं। मजबूरी, पहले की बीमारी है, उसको जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन में मेरी शिकायत है कि 7 साल में मोदी जी को धीरे धीरे, एकदम से नहीं, प्रॉब्लम बहुत ये है हमारी इस गवर्नमेंट में, एकदम से कुछ ले आती है। धीरे धीरे इसको पॉपुलेशन कंट्रोल 7 साल पहले 15 में शुरू कर देना चाहिए था। बड़े ही माइनर तरीके से, एडवर्टीजमेंट से, वेलफेयर स्कीम से, इंटेंसिव स्कीम से। रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक्सीडेंटल चाइल्ड बर्थ की, वहां की मेडिकल फैसिलिटी और अच्छी करके, पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं वहां पर देकर, फ्री देकर, उस पर सब्सिडी देकर, कुछ भी। इसके लिए आप कहेंगे तो मैं अगली बार एक वीडियो बना सकता हूं उस पर। आई हैव अ फुल ब्लूप्रिंट इन माय माइंड, बट दैट प्रोग्राम इज फॉर 3 years। एकदम से नहीं, ये कल से कानून आ गया, आबादी जिसके 3 बच्चे होंगे उसमें से एक को जेल डाल दिया जाएगा। ये इस देश में नहीं हो सकता। जहां तक एग्रेरियन सोसाइटी का बुरा हाल की बात है, इसमें मोदी जी की मजबूरी है। पॉपुलेशन भी मोदी जी की मजबूरी है, पर हां 7 साल में कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तीसरी, बहुत हद तक मोदी जी से गलती हुई। अब ज्ञानी आएंगे, ज्ञान देंगे, इतनी शेल कंपनियां पकड़ी गई, इतना ये हो गया। अरे यार, शेल कंपनियां अगर पॉलिटिकल विल हो ना
तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के होते हुए, फॉरेन मिनिस्ट्री के होते हुए, शेल कंपनी जो बाहर चलती हैं, यहाँ फंडिंग करती हैं, ब्लैक मनी हवाला, अगर चाहो तो वो वैसे भी नहीं स्टैब्लिश हो सकती, वैसे भी नहीं पनप सकती। गलती मोदी जी से हुई नोटबंदी करके। मेरा मानना है कि नोटबंदी का जो रिपरकशंस थे, आज तक देश उसको झेल रहा है, आज तक, और तभी मोदी जी और बीजेपी उसका जिक्र नहीं करती है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे साहब डेवलप, अब तो साहब सब ठीक हो गया। पता है क्या ठीक हो गया? हम 80 रुपए पर थे, हम नोटबंदी के टाइम 20 रुपए पर आ गए। अब जब 20 से बढ़कर हम 60 पर पहुंचने की बात कर रहे हैं तो आदमी कहता है रिकवरी हो गई, रिकवरी हो गई, रिकवरी हो गई। किससे हो गई? नोटबंदी के बाद देश का जो हाल था उससे हो गई। नोटबंदी के पहले जो यहां पर जॉब का अपॉर्चुनिटी थी, जो यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर था प्राइवेट कंपनीज का, वो आज तक क्रिएट नहीं हो पाया है। यार अगर आपकी हड्डी टूट गई है, आप प्लास्टर ना भी लगवाओ तो 2-3 साल में तो हड्डी वैसे जुड़ी जाएगी ना, तो इसको आप रिकवरी ना मानिए। ये नेचुरल कोर्स में एक इकोनॉमी डेवलप करी नोटबंदी के बाद, तबाह होने के बाद, जिसको आप बहुत से लोग जो हर हाल में गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं वो कह देंगे अब रिकवरी तो हो गई साहब, बहुत अच्छी, इतनी शेल कंपनियां, 1600 शेल कंपनियां कम हो गई। जैसा मैंने पहले कहा यार, तो वैसे भी कम हो जाती। कितना धन पकड़ा गया, कितने धन वाले जेल गए, कितने ब्लैक मार्केटियर जेल गए? कोई लिस्ट है, कोई व्हाइट पेपर है? वो एक रीजन था कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो तब लड़खड़ाई, वो आज तक 2 पांव पे मजबूती से पैरों पे नहीं खड़ी हो पाई है, और जिसका रिजल्ट ये पूरा देश झेल रहा है। दैट वॉज ए रॉन्ग मूव और मे बी रॉन्गली इंप्लीमेंटेड व्हाटसोएवर। धरातल पर अगर आप ये कहते हैं हम चाहते थे प्लास्टिक मनी बढ़े, इसके भी बहुत तरीके थे। आप प्लास्टिक मनी यूज करने वालों को इंसेंटिव दे देते, प्लास्टिक यूज मनी करने वालों को आप सब्सिडी दे देते, प्लास्टिक मनी यूज करने वालों को आप पेट्रोल में, गैस में, हर चीज में डिस्काउंट दे देते। सो देयर आर मेनी वेज टू डू समथिंग, जो नोटबंदी को सपोर्ट करने वाले रीजंस बताते हैं कि साहब ये उससे हुआ। देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर इस देश का चरमरा गया, और वो आज तक उसका रिपरकशन है। और ऊपर से करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, कोविड आ गया, और आज इसी मारे ये हालत देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में जो मोदी जी की आत्मनिर्भर की स्कीम है, उसी से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। आत्मनिर्भर के दम पर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, जीडीपी का और बड़ा हिस्सा बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर चीज में मोदी जी जो लाठी इनकम टैक्स लोगों के फोड़ रहा है, एक कुछ लेने जाओ इनकम टैक्स को जवाब दो, ये करने जाओ उसको जवाब दो, इतने की सेल करो तो इस तरह करो, उतने की सेल करो तो इस तरह करो। इसका आपको मानिए या ना मानिए, पैरेलल इकोनॉमी आप इस देश से खत्म ना कर सकते हैं, ना करिए। पैरेलल इकोनॉमी खत्म करने के चक्कर में इस देश से इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हाँ, अंकुश लगा सकते हैं, वो लगाइए, लेकिन ऐसा माहौल ना बनाइए कि आदमी एक जमीन लेने जाए, भले उसके पास व्हाइट का पैसा है, भले पैसा है, वो डरे यार ये जमीन लेने जाओगे 40 लाख रुपए की, 4 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ रुपए की, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कैसे आई, फिर इनकम टैक्स वालों को जवाब दो, फिर इनकम टैक्स वाले कुछ ना कुछ उसमें ढूंढ लेंगे, फिर तुम्हारे डंडा होगा, फिर तुम्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। वो जो सपना था कि नोटबंदी भ्रष्टाचार खत्म करेगी, वो सपना चूर हो चुका है, उसका कोई महत्व नहीं है। आज भी कुछ भी दुकान पर लेने जाओ, साफ पूछा जाता है कि साहब पर्ची लेंगे या नहीं लेंगे। पर्ची लेंगे तो जीएसटी दीजिए, और 10 में से 9 हिंदुस्तानी कहता है मुझे पर्चा नहीं चाहिए, तो मैं ऐसी कच्चा पर्चा दे दो। तो नेशन का कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर, बैंक्स का कैरेक्टर, छोटे बिजनेसमैन का कैरेक्टर नोटबंदी से 1% भी नहीं सुधरा, 1%, और देश का लेबर इंटेंसिव मार्केट चरमरा गया। इससे बाहर निकलने के लिए मोदी जी को स्कीम्स भी लानी होंगी, और थोड़ा गर्दन पर जो बिजनेसमैन के या पैसा खर्च करने वाले के टेटवा उसका दबा रखा है, उसे हल्का सा ढीला करना होगा। हल्का सा ढीला, आप सोसाइटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हल्का सा ढीला करना होगा और उसे रिलैक्स करना होगा, ताकि वो बिना डर के मार्केट में लिक्विडिटी डाले और पैसा खर्च करे, जिससे
मनी सर्कुलेट होगा और जॉब क्रिएशन होगा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, किसी ने कहा था तो 7 दिन ये अपने उससे बिल्कुल, मेरी एक भी जिद है कि मैं कभी किसी चीज़ को गूगल करना, ब्लॉग पढ़ना कि मुझे बोलना है, ये मैं नहीं करता हूं, ये मेरे डीएनए के खिलाफ है। अपनी तरफ से मैंने ये 3 रीजन बताए हैं। पहला पॉपुलेशन, दूसरा एग्रेरियन सोसाइटी का फेल होना और एग्रेरियन सोसाइटी का शहर में आना, और तीसरा लेबर इंटेंसिव जॉब और कंस्ट्रक्शन का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इस देश में लड़खड़ाना। मेरे हिसाब से लड़खड़ाने की वजह मेरे हिसाब से नोटबंदी है। जय हिंद, वंदे मातरम।